नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज से हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स। ठीक है, मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ अंकों से। ठीक है, तो आपको मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप एमपीपीएससी का दे रहे हों। इसमें सी सेट में आपको मैथ्स क्वालिफाई करना होगा। और एमपीपीएससी के मेंस में पेपर थर्ड जो साइंस का है उसमें 30 नंबर की मैथ्स आपको 2020 में सब्जेक्ट रूप में आएगी, जिसका आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आईएएस से लेके जेल प्रहरी, एसएससी, कुछ भी, तो आपको मैथ्स में पकड़ बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 10 डिजिट्स हैं, मतलब कि 10 अंक हैं, जिसमें पूरी अनगिनत गणित या सवाल जो कुछ भी बने हुए हैं इन 10 अंकों से मिलकर ही बने हुए हैं। यह संकेतों की दार्शनिक पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति? दार्शनिक, मतलब कि डेसिमल। ठीक है, कौन सी? डेसिमल। एक होती है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी कौन सी होती है? 0 और 1। जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो कौन सी कहलाती है? बाइनरी। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं 10 अंक, ये कौन से कहलाते हैं? दार्शनिक पद्धति। ठीक है, दशमलव पद्धति भी होती है जिसमें हम दशमलव का उपयोग करते हैं। 1 से 9 तक के अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। कौन से अंक? सार्थक अंक। एवं 0 को असार्थक अंक कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन है, आप बस इनको सुनते जाइए। संख्याएं। ठीक है, तो संख्यांक क्या कहलाते हैं? किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जो हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यांक। ठीक है, जैसे कि ये है संख्या जो। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे, जो 6 है वो इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है और ये करोड़ है। ठीक है, तो इस हम पूरी संख्या को क्या पढ़ेंगे? 2 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 30 लाख 15,876। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 2 करोड़ 30 लाख 15,876। ठीक है, ये सभी को पढ़ना आता है, ये बहुत ही बेसिक है, पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई बिल्कुल शुरुआत से मैथ्स स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो हम ये इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या के अंकों के मान। ठीक है, जो संख्या होती है उनमें जो अंक होते हैं उनके मान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्थानीय मान और जातीय मान। इससे क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं। ठीक है, कि स्थानीय मान बताओ, जातीय मान बताओ। आपको कोई संख्या दे देंगे, उससे पूछेंगे कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, तो ये कंपटीशन में आते हैं सवाल। तो हम देखते हैं स्थानीय मान क्या कहलाता है। स्थानीय मान क्या कहलाता है? संख्या का वह मान जो उसकी स्थिति के अनुसार बदलता है और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। उसकी स्थिति पर निर्भर करता है मतलब वह जिस स्थिति में, जिस जगह पर होगा, जिस जगह पर वो अंक होगा, उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बदलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है कि इकाई एक संख्या है 41, 53, 50, 81। ठीक है, तो अगर मैंने पूछा कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, तो 1 कहाँ है? सबसे इकाई में, तो 1 के गुणित में कितना कर देंगे? 1। पहले स्थान पर है इसलिए हम किसका गुणा करेंगे? 1 का। ठीक है, ये दहाई का अंक है, 8 है दहाई के स्थान पे। ठीक है, तो 8 को हम जो गुणा करेंगे उससे किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, मतलब दहाई मतलब 10। ठीक है, जो 0 है वो सैकड़ा है, तो 0 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है, 5 जो है हजारवें स्थान पे है, तो 5 का गुणा किससे कर देंगे? 1000 से। मतलब कि जिस स्थान पर है उसी वैल्यू से हमको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, 3 जो है वो 10,000 के स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम इसको गुणा करेंगे 10,000 से। ठीक है, कोई करोड़ के स्थान पे है तो 4 का गुणा हम जो करेंगे वो किससे करेंगे? 1 करोड़ से। ठीक है, अगर 10 करोड़ वाली संख्या होती तो हम 10 करोड़ से गुणा कर देते। ठीक है, तो आप स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने
मान लो कि एक क्वेश्चन दिया कि 23,516, ठीक है। मैंने बोला कि 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का, ठीक है। तो 3 लिखना है गुणित में, इकाई दहाई सैकड़ा 1000वें स्थान पे है, तो कितने का गुणा कर देंगे, 1000 से, ठीक है। मतलब कि उसके पीछे जितने संख्याएं बची हैं दाहिने हाथ तरफ उतने जीरो लगाकर हम उसका गुणा कर देंगे। तो इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर वह है वो वैल्यू हमको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, वह मान जो उसका स्वयं का होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर रहे, चाहे वह किसी भी स्थान पर रहे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैंने ये लिख दी मान लो संख्या, मैंने पूछा कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो हमेशा 5 ही होगा, चाहे 5 पहले स्थान पे हो, चाहे वो करोड़वें स्थान पर हो, चाहे वो लाखवें स्थान पर हो, ठीक है। उसका जातीय मान क्या होगा, हमेशा वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का 9 ही होगा, चाहे वो 1000वें स्थान पे है, चाहे वो दहाई के स्थान पे हो, ठीक है। तो आप समझ गए, स्थानीय मान उसके स्थान के अकॉर्डिंग बदलता है और जातीय मान कभी नहीं बदलता। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो स्थानीय मान है, ठीक है, कि अगर मैं मान लो दिल्ली चला गया तो मैं कहाँ का निवासी कहलाऊंगा, दिल्ली का, ठीक है। असम चला गया तो मैं कहाँ का कहलाऊंगा, असम का। अगर मैं मुंबई रहने चला गया तो क्या कहलाऊंगा, मुंबई कर, ठीक है। तो मैं स्थान बदल रहा हूँ, ठीक है। तो उस स्थान के अकॉर्डिंग मुझे जाना जा रहा है, तो जो स्थान के हिसाब से जाना जाएगा उसको क्या कहेंगे, स्थानीय मान, ठीक है। बट मेरी जो जाति है, चाहे मैं मुंबई में रहूं, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, चाहे मैं इंदौर में रहूं, अगर मेरी जाति मान लो कि जैन है तो मैं जैन ही रहूँगा, वो नहीं बदलेगा। अगर मैं यादव हूँ तो यादव ही रहूँगा, ठीक है। तो मेरी जाति नहीं बदलेगी, चाहे मैं लंदन चला जाऊं, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। तो आप याद रखेंगे स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग बदलेगा, पर जातीय मान कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो कोई भी स्थान पर रहे। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। ये बहुत ही बेसिक से लेकर मैं चल रहा हूँ, बेसिक से लेकर हम बहुत एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। तो संख्याओं के प्रकार, पहली संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जिनमें हम वस्तुओं को गिन सकें, ठीक है। या फिर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जो हमको प्रकृति से मिली हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते हैं n से, और ये शुरू होती हैं 1 से लेके चलती जाएंगी जहाँ तक प्रकृति ने संख्याएं दी हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो हमको प्रकृति नहीं दिया है, जीरो की खोज हुई थी, भारत ने जीरो की खोज की थी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी और शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होंगी। अगली है पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 थी, इसके आगे अगर मैं जीरो लगा दूं, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 गिनती बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं। ये हाथ से लिख के मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे ये फ़ायदा है कि मेरे को जो बताना है वही मैं लिखूँगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितना हमारा पेन चलेगा उतनी ही बड़ी पोस्ट हमको मिलेगी, ठीक है। हमको पता है जो यूपीएससी का पेपर होता है आईएएस का, ठीक है, उसमें मेंस में हमको लिखना पड़ता है, लगभग 10-11 सब्जेक्ट हमको लिखने पड़ते हैं। तो जो जितना अच्छा लिखता है उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो आप भी अपना पेन चलाइए और लिखिए, ठीक है। आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा, और जितना आप लिखेंगे उतना आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। तो हस्तलिखित नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको बड़ी बड़ी स्लाइड्स मिल जाएंगी, टाइपिंग वाली मिल जाएंगी, ठीक है। बट अगर आपको परीक्षा पास करनी है, अगर आपको बड़ी पोस्ट लेनी है, तो आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। बिना पेन चलाए आपका उद्धार नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में जीरो और लगा देने से क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। शून्य पहली एवं सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। अगला है पूर्णांक, इंटीजर। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं
तथा शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इन्हें आई से दर्शाते हैं, नेचुरल को एन से, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से और पूर्णांक को आई से। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक, इन सबको मिला दोगे क्या बन जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1। इस -1 से बड़ा क्या हो जाएगा? 0, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। पूर्णांक में हमको क्या ध्यान रखना है? ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं, सब कुछ इसमें होता है, तो पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे? एक धन और एक ऋण। ठीक है, तो धन वाले मतलब कि प्लस संख्याएं लिख देंगे 1 2 3 4 5, ऋणात्मक मतलब -1 2 3 4 5। ठीक है, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगली है सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्याएं। जैसे कि 2, 4, 8, 18, 24, 32, 40, 100, 500। ठीक है, तो ये जो 2 से विभाजित हो जाए मतलब 2 जिन संख्याओं को काट दे वो संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्याएं। 2 से कटेंगी मतलब कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। इन पांचों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता सम संख्याओं की इकाई के अंक में। ठीक है, अगला देखते हैं विषम संख्याएं। तो सम जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, पूर्णतः विभाजित मतलब जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 2 से काटोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, दशमलव आ गया। तो विषम संख्याएं कौन सी होती? 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17। ठीक है, 21, 33, ये सब क्या संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं, जिनके आखिरी में क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्याएं। इनके इकाई का अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। अगली है अभाज्य संख्याएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे एक सवाल किसी ना किसी रूप में आता ही है। इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। इसका सीधा मतलब है वह संख्या एक तो सभी को काटती है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, एक प्रत्येक को विभाजित कर ही देगी। ठीक है, 100/1 लिखोगे मतलब 1 100 बार विभाजित करेगी। ठीक है, 200, 500 कुछ भी लोगे, एक सबको विभाजित करता है। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। इसका मतलब है कि अगर मैंने लिया 3, ठीक है, 3 एक तो काटेगा ही सबको। ठीक है, तो 3/3। ठीक है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। 3 ने 3 को एक बार काटा। ठीक है, तो 3 को और कोई संख्या नहीं काट सकती, 1 काटेगा और 3 काटेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया 31। ठीक है, तो 31 को 1 काटेगा और 31 स्वयं काटेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी संख्या 31 को नहीं काटेगी। तो ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसको खुद काटे और 1 काटे। ठीक है, तो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, मतलब कोई और अन्य संख्या उसको विभाजित ना कर सके। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको कॉपी पेन उठाना है और 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कुछ मैंने लिख दी हैं, 2, 3, 5, 7। इसके बाद क्या जाएगा? 11, 9 नहीं आएगा, 9 3 से कटता है। 13 के बाद 17, 19। ठीक है, 19 के बाद कौन सा आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, 21 नहीं आएगा, 21 3 से 7 से बहुत सारी संख्याओं से कटता है। 23 के बाद कौन सा आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 29 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक आपको लिखनी है। और 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो होती हैं 25। ठीक है, आपकी 25 ही आनी चाहिए, ना तो 26 आनी चाहिए ना 24। 1 से लेके 100 तक जब आप अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो कितनी आनी चाहिए? 25। मैं अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा और लिख के बताऊंगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि 100 से लेके 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये व्यापम में और कई अन्य परीक्षाओं में ये पूछा गया है सवाल कि 100 से लेके 200 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं,
मतलब 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक होती हैं 25, ठीक है। 100 से 200 तक कितनी होती हैं आप कमेंट करके बताएंगे। अगली है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो अभाज्य बन जाती, और अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और है तो वो कौन सी हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे 4 है, 12 है, 16 है, 21 है। जैसे कि 4 है, 4 1 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, और 4 किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, भाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये याद रखेंगे, क्योंकि एक स्वयं को काटता है, ठीक है। तो इसका केवल एक ही गुणनखंड है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है। अभाज्य होने के लिए एक तो एक चाहिए और एक खुद चाहिए, ठीक है। और भाज्य के लिए एक स्वयं चाहिए, एक चाहिए और एक और अतिरिक्त चाहिए, ठीक है। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य में आता है। अगला है सहभाज्य संख्याएं, कोप्राइम। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF जिसको बोलते हैं एक हो, ठीक है। मतलब कि उनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 का आप अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी भी 3 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि 5 और 9 है, 5 का पहाड़े में कभी 9 नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में कभी 5 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है इनके बीच कॉमन जो गुणनखंड है वो सिर्फ एक है और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी LCM SCF में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 और 9 है, ठीक है। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 और 1, ठीक है। 9 का क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 1 में कभी भी 3 नहीं मिलेगा, और 3 और 3 में क्या नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी 1 मिल सकता है क्योंकि 1 का गुणा मैं यहाँ कर सकता हूँ, 1 का यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या है, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1। तो अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, P/Q के रूप में, ठीक है। तो जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, ठीक है। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर Q 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण है 3/5, ये 3/5 है और ये 7/9 है, ठीक है। अगर मैं देखूँ 3/5, इसका मैं अगर भाग दूँ तो क्या हो जाएगा, 0.5 छक्का 30, 0.6, इतना ही भाग खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं गया, ठीक है। और दूसरा है 7/9, इसमें क्या होगा कि अगर मैंने 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 9 7 63, फिर कितना बचा, 7, फिर 0, 9 7 63, फिर 7, फिर 7, ठीक है। तो 7 ही 7 आएगा हर बार रिपीटेशन में, कितना आएगा, 7 ही 7 आता जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और अगर चलो अपरिमेय संख्याएं देखते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने P/Q रखा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि अपना 7/9 में क्या आता जा रहा था, 0.777777 आता जा रहा था। मगर अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि अगर आया 0.77, फिर आया 7, फिर आ जाएगा 8, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 3, ऐसी नई नई संख्याएं आती जाएंगी, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में क्या होगा कि उसमें सेम आएगा 777 परिमेय में, और इसमें नई नई संख्याएं आती जाएंगी। जैसे कि अभी पाई का मान जो है, अपन लिखते हैं 3.14, इतना नहीं है, इसके आगे 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया। तो ऐसा भी चलता जा रहा है। और कहाँ तक चलता जा रहा है, ये देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है,
पाई में दशमलव के बाद जापानियों ने, अभी 1 साल पहले की रिपोर्ट है, जापानियों ने 314 खरब अंक, 314 खरब अंक, किसके बाद, दशमलव के बाद, जो 3.14 है, इधर कितने 314 खरब अंक निकाल दिए हैं। ठीक है, दशमलव के बाद मतलब 3 पॉइंट के बाद कितने निकाल दिए हैं, 314 खरब अंक। ठीक है, और क्या निकाला, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और अभी भी खोज जारी है और ये चलता ही जा रहा है। तो ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। इनको दर्शाना P/Q में बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ना तो ये रिपीट हो रहा है कि सेम अंक आने लगे, और ना ही ये कभी भी भाग इनका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, √2, √5, √7 और पाई, ऐसी जिनका रिपीटेशन अभी चलता ही जा रहा है। ठीक है, और पॉइंट के बाद नए नए अंक आते ही जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो आपको कमेंट करके आंसर देना है जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब। मैं और भी सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, सभी सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाऊँगा। और आप बताइएगा कि जो मैं हैंड रिटन से पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।